प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भी कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई बिल्कुल सभी साथी जी जान लगा के लगे होंगे। आज हमारी नई टॉपिक नई क्लास आपके सामने हो रही, वो कौन सी होगी? समास टॉपिक पे। तो बिल्कुल एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी साथी पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो पहली बार चैनल पे आए हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अन्य सभी साथी तक बिल्कुल सब शेयर करेंगे। आज हम लोग आपसे बात करेंगे समास टॉपिक पे। ये जो समास टॉपिक है आप जानते हैं, ये कहीं ना कहीं शब्दों को संक्षेप करने के लिए काम किया जाता है। कहीं दो शब्द या दो से अधिक शब्द होते हैं, उन सभी शब्दों को मिला करके एक संक्षिप्त रूप देना समास कहलाता है। आप जानते हैं समास के लगभग आपको 6 चरण देखने को मिलते हैं या 6 भाग देखने को मिलेंगे, या बोल सकते हैं समास हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा मेरे भाई, अव्ययी भाव समास होता है ना। अव्ययी भाव समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऐसे बहुव्रीहि पे आते हैं, कर्मधारय पे आते हैं। तो इस तरीके से आप समास के रूप पढ़ते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इन सभी समासों के भी प्रकार को हम पढ़ लेंगे, जो कि बहुत ही डिटेल रूप में आता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं इस सभी समास को चाहूंगा कि आपको एक बेहतरीन क्लास दूं। और मेरे भाई एक बार सेशन को आप जरूर शेयर करिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो तक बने रहिएगा। आ जाओ आगे देखते हैं। सबसे पहला हम ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे टॉपिक। तो मेरे भाई सभी अपनी कॉपी को निकाल लेंगे और मेरे साथ थोड़ा थोड़ा लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे हम टॉपिक कौन सी रखे हैं? समास। यहां ध्यान से देखना, अगर मैं समास की बात करूंगा आपसे तो इसके बारे में क्या लिखना चाहिए आपको। देखो भाई, अगर मैं समास की बात करता हूं तो बिल्कुल लिखेंगे आप समास। देखो, अगर मैं इस समास शब्द को तोड़ूं तो ये दो शब्दों में टूट जाएगा। छोटे छोटे दो शब्द टूटेंगे और दोनों शब्द के नाम कौन से होंगे लिखेंगे आप। अगर मैं समास को तोड़ूंगा, दो शब्द में टूटेगा। एक तो बनेगा सम, एक किस में टूटेगा भैया? सम में। और एक किस में टूटेगा? आस में। देखो, सम प्लस आस, और इसको मिलाओगे तो भैया ये संधि बनेगी, कौन सी? दीर्घ संधि बनेगी और शब्द बन जाएगा समास। है ना? क्या बन जाएगा? समास बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से देखना, सम का अर्थ क्या होता है, आस का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल हम लिख पाएंगे इसका अर्थ, अर्थात लिख पाएंगे इसका अर्थ क्या होता है। तो आप लिखोगे साथी, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका सम माने यह समान रूप से, या बोल सकते हो पास में। सम माने समान या पास, ठीक ना? सम माने समान या पास। क्या करना है? आस का अर्थ क्या होता है? बोलेंगे आस का अर्थ होता बैठना। आस का अर्थ क्या है? तो लिखेंगे आस का अर्थ होता बैठाना या बिठाना। बिल्कुल लिखेंगे आप, आस का अर्थ क्या लिखोगे? बिठाना। अगर हम शब्दों को दो से अधिक शब्दों को लेकर के अपने पास बैठा करके उसे संक्षिप्त रूप देते हैं, उसे एक छोटा रूप दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसी तरह से हम लिखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बिल्कुल सभी बताएंगे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो मेरे भाई लिखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ, पहले लिख लें। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। आप लिखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो बोलेंगे समास का शाब्दिक अर्थ होता संक्षिप्तीकरण। क्या लिखेंगे? संक्षिप्तीकरण। ये देखो भाई, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। माने दो अलग अलग शब्द होंगे और उन दोनों शब्दों को मिलाकर के संक्षेप लिखना। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, ध्यान से देखना। एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे भाई, अन्न और जल। क्या लिखा? बोलोगे अन्न और जल। ये लिख दिया एक उदाहरण आपके सामने। जैसे में हम लिख सकते हैं इस बात को। एक और शब्द लिखना, जैसे मैं लिख देता हूं आपके सामने रसोई के लिए घर। क्या लिखते हैं? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। एक और शब्द मैं लिखता हूं आपके सामने मेरे भाई, तीन रंगों का समाहार। तीन रंगों का समाहार। ये देखो लिखा हमने। अगर इन सभी की बात की जाए तो देखोगे आप ना कि भैया इसका अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण करना। समास का अर्थ ही क्या है? बोलोगे सर समास का अर्थ ही है संक्षिप्तीकरण करना, छोटा कर देना। तो जब भी हम छोटा करेंगे तो क्या ये भैया अन्न और जल जो है ये छोटा है? बोलोगे सर ये इसमें से अगर कुछ कम हो जाता तो और छोटा हो जाता।
तो अगर हम बोले रसोई के लिए घर, इसको कुछ कम कर दें इसमें से तो और भी छोटा हो जाता। तीन रंगों का समाहार जो दिख रहा है, क्या ये छोटा है? भैया अगर इसको और भी छोटा कर लेते तो वो समास में चला जाता। तो इसी वजह से लिखते हैं समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना या संक्षिप्तीकरण करना। तो बोलोगे सर यहाँ देखो ध्यान से, अन्य जल की बात करूंगा तो यहाँ पे आप ऐसे लिख पाओगे, एक योजक चिन्ह लगा के लिखोगे अन्य और यहाँ योजक चिन्ह लगा के लिखोगे जल। ये तो हो जाएगा अन्य जल। अगर मैं पूछूंगा रसोई के लिए घर तो क्या बोलोगे सर? इसके लिए एक छोटा शब्द बनाएंगे और लिखेंगे रसोई घर। क्या लिखोगे साथी? रसोई घर हो जाएगा। तीन रंगों का समाहार जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सभी जानते हैं भाई, हम ही नहीं सभी जानते। तीन रंगों के समाहार को तिरंगा कहते हैं, क्योंकि ये अपने देश की शान है। और शान को कौन नहीं याद रखता? सभी याद रखेंगे। तो भैया तीन रंगों का समाहार कौन सा? तिरंगा है। तो ये क्या कहलाता सर? ये तो सामासिक पद है। और ये सॉरी सामासिक पद अभी बाद में बात करते हैं। तो बस आप जानते हैं कि भैया ये जो लिखे गए हैं इनको संक्षेप कर लिया गया, ये समास है। जो यहाँ पे नियम कानून जो भी लगेंगे उस नियम कानून को आगे हम पढ़ेंगे। अभी बस इतना आपको जानना था कि समास को छोटा करना ही क्या कहलाता है, सॉरी समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना, अर्थात छोटा कर लेना। अगर यहाँ से मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे आप लिखते हैं विद्या के लिए आलय, और भी लिखते विद्यालय लिख लेते हो आप, है ना। ऐसे हम लिखते हैं घोड़े के लिए दौड़ तो घुड़दौड़ बोल देते हैं। तो बताओ यहाँ तक आपको बात समझ पाए होंगे ना भाई कि समास का अर्थ, समास दो शब्दों में बनाएंगे, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बिठाना। माने शब्दों को अपने पास में अपने बराबर में बिठा करके उनके शब्दों को या उसको छोटा कर लेना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसी वजह समास का शाब्दिक अर्थ क्या रखा गया? बोलोगे समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण करना है। जैसा आपने देखा भैया संक्षिप्तीकरण हमने कर दिया। तो क्लियर है ना आपको मेरे भाई? अब एक और लिखना, देखो ध्यान से, ये चीज होगा ना, समास की परिभाषा लिख लेते हैं हम। हम्म? आप लिखेंगे इसकी परिभाषा, इसकी आप परिभाषा लिखेंगे, यहां लिखेंगे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा। और समास की परिभाषा क्या होगी? बिल्कुल साथी बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। समास प्रक्रिया में दो अथवा दो से अधिक, यहां लिखेंगे समास प्रक्रिया में, समास प्रक्रिया में, प्रक्रिया में दो या दो से अधिक, समास प्रक्रिया में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर क्या करेंगे? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाएंगे तो एक संक्षिप्त शब्द लिखेंगे या छोटा करके, है ना, छोटा करके नए शब्दों, छोटा करके नए शब्दों, समास प्रक्रिया में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करके नए शब्द बनाए जाते हैं, ऐसा लिख लो। नए शब्द बनाए जाते हैं, नए शब्द बनाए जाते हैं। बिल्कुल सभी लोग लिख लेंगे, इस बात को लिख लेंगे आप। यहीं से ध्यान से देखना, अगर इसकी और भी ऐसी जनरली परिभाषा लिखना चाहते हो तो इसकी दूसरी परिभाषा मैं आपके सामने लिखता हूं भी, शब्दों को संक्षिप्त करके, इसकी दूसरी परिभाषा लिख लो आप, शब्दों को संक्षिप्त करके, शब्दों को संक्षिप्त करके, शब्दों को संक्षिप्त करके क्या करना है? नए शब्द का निर्माण करना है ना। शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्दों या लिखो नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, ऐसा लिखो, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया को
बनाने की प्रक्रिया को बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास कहते हैं। बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। एक बार देख लो आप सभी, इसकी परिभाषा देख लो। शब्दों के संक्षिप्त करके, माने जो शब्द होंगे उन शब्दों को संक्षिप्त करके एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, एक छोटा जो शब्द होगा उसी को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। बिल्कुल वही परिभाषा आपने देखा कि समास प्रक्रिया में दो या दो से अधिक शब्द होंगे, उन सबको मिलाकर छोटा करके एक नया शब्द बनाया जाता है, तो ये हो जाता समास। आगे लिख सकते हैं, हेडिंग आप बनाएंगे सामासिक पद, या ऐसा मैं लिख देता हूँ, एक पॉइंट ही करके लिख लेता हूँ, समास प्रक्रिया में बना शब्द। इस प्रक्रिया से लिख पाएंगे आप, समास प्रक्रिया से, समास प्रक्रिया से, समास प्रक्रिया से बना शब्द, समास प्रक्रिया से बना शब्द सामासिक शब्द, सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है, या सामासिक पद कहलाता है, या सामासिक पद कहलाता है। सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। ये देखो भाई, एक पॉइंट आप भी नोट कर सकते हैं इस बात को कि भैया ये चीज भी क्लियर हो जाएगा कि सामासिक शब्द किसे कहते हैं, सामासिक पद किसे कहते हैं। ये देखो, सामासिक शब्द या मैं बोलूंगा सामासिक पद, ये दोनों पॉइंट भी याद रखना है, या उसी के दोनों का नाम सेम है। क्या क्या? समास प्रक्रिया से बना शब्द। अगर हम समास प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे तो उस समास प्रक्रिया के जो नया शब्द बन रहा होगा उस शब्द को चाहे आप सामासिक शब्द शब्द बोल देना, या उसी को आप सामासिक पद बोला जाएगा, या बोल सकते हो। जैसे अभी आपने देखा ना कि अन्न और जल था, अब इस अन्न और जल को हमने क्या किया? संक्षेप में लिखा अन्न जल, तो ये क्या? सामासिक शब्द बोल दो या सामासिक पद। ऐसे रसोई के लिए घर, तो बना क्या? रसोई घर। तो रसोई घर अपने आप में क्या होगा? बोलोगे सर रसोई घर अपने आप में सामासिक पद या सामासिक शब्द है। ठीक है, तीन रंगों का समाहार तिरंगा, तिरंगा अपने आप में सामासिक पद बोल दो या सामासिक शब्द बोल दो, तो बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। ये बताओ मेरे भाई, क्लियर है ना आपको यहाँ तक? बताइए ना, ये क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब इसी चीज को समस्त पद के नाम से भी जान सकते हैं। देखो जैसे अगर हम लिखते हैं, है ना भाई, जैसे अगर हम यहां से देखो एक और पॉइंट, ऐसे आप समस्त पद बना सकते हो। समस्त पद में क्या होता है? बोलो, समस्त पद क्या होता है? इसी सामासिक पद, सॉरी सामाजिक लिख दिए, गलती हुई, सामासिक है। यहां देखो सामासिक, भाई गलत हो गया, ये देखो हो जाएगा सामासिक, ये लिख लो आप, सामासिक पद है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इसी को समस्त पद भी बोलते हैं। इसी को अन्य नाम क्या हो सकता है सर? इसका अन्य नाम समस्त पद भी लिख सकते हो। अन्य नाम क्या बोलोगे? समस्त पद बोल दोगे, समस्त पद। तो परेशानी होगी सर समस्त पद कुछ और है, नहीं, समस्त पद। अब देखो ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे इतना तो लिख लिया, एक और पेज में ऐड करके आपको प्रयास करता हूँ समझाने का, ध्यान देना। अगर मैं लिखता हूँ समस्त पद, यहाँ देखो क्या लिखा? समस्त पद, या सामासिक पद बोल दिया जाए, है ना, समस्त पद। अब जो ये समस्त पद दिख रहा है, इस समस्त पद में जैसे हमने देखो लिखा यहाँ पे एक शब्द लिखा भैया रोग मुक्त, क्या लिखोगे? रोग मुक्त। एक शब्द लिखा हमने रोग मुक्त, एक ही में लिख दिया, ये तो एक ही में लिख दिया ना। लेकिन अगर एक और शब्द मैं लिखता हूं आपके सामने, लिखता हूं यथाशक्ति, यथाशक्ति, ये लो लिख लिया हमने, हमने लिख दिया भैया यथाशक्ति। तो दो शब्द देखें आप, और दोनों शब्दों से देखो कुछ अर्थ निकालते हैं। अगर हम आपसे बोलते हैं कि साथी यहाँ पे रोग मुक्त कैसे रहा होगा, तो बोलोगे सर इसको अगर हम तोड़ेंगे रोग से मुक्त हो जाएगा, और जब रोग से मुक्त हो जाएगा तो इसको हम लिख सकेंगे, एक तो शब्द यहाँ पे रोग है, और एक शब्द क्या मेरे भाई? एक शब्द आपको मुक्त दिख रहा है, एक शब्द आपको रोग दिख रहा है और एक शब्द क्या दिख रहा है? बोलोगे सर एक तो दिख रहा मुझे मुक्त,
इन दो शब्द अलग अलग दिखे। अगर मैं बोलूंगा सर एक शब्द यहाँ पे यसा नहीं, यथाशक्ति लिखो, यहाँ पे लिखो यथाशक्ति। एक शब्द क्या हो, यथा हो जाएगा। एक शब्द यथा है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखना भाई, यहां पे एक लिखोगे यथा, यथा शक्ति। तो आप जानते हो अगर यथा शक्ति को बनाएंगे तो यथा प्लस शक्ति, या शक्ति के अनुसार बोलते हो तो यथा प्लस शक्ति। अब ये देखो दोनों को अलग अलग हमने तोड़ के रखा। रोग मुक्त को रोग प्लस मुक्त में किया, यथा शक्ति को यथा प्लस शक्ति किया। यहां से एक चीज बताना मेरे भी, अगर रोग मुक्त की मैं बात करूंगा तो इसको क्या सबसे पहले आया, इस वजह से इसका नाम हमने रखा पूर्व पद। क्या रखा जाएगा, पूर्व पद। और ये बाद में आया है, इसको नाम रखोगे उत्तर पद। क्या रखोगे भाई, उत्तर पद। ठीक है, ऐसे नीचे वाले में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूर्व पद, इसको बोलोगे पूर्व पद। और ये क्या होगा भैया, उत्तर पद होगा। ध्यान देना। अब इसकी परिभाषा जब आती है तो इस चीज को देखते हैं। पूर्व का मतलब हो जाएगा जो पहले प्रयोग किया जाएगा, उत्तर का मतलब होगा जो बाद में प्रयोग किया जाएगा। पूर्व पद पहले प्रयोग किया जाता है, उत्तर पद बाद में प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल याद रख पाओगे सर, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद आगे, उत्तर पद बाद में प्रयोग किया जाता है। यहां देखिएगा मेरे भाई, अगर इतनी बात याद रखना चाहते हो तो ध्यान देना। पूर्व पद को क्या कहते हैं, तो बोलोगे सर पूर्व पद को पहला पद बोलेंगे, बिल्कुल लिख पाओगे आप कि पूर्व पद। हम यहां बोल सकते हैं पूर्व पद को पहला पद कहा जाता है। पूर्व पद का अर्थ क्या हो जाएगा, पहला पद, है ना, पूर्व पद का अर्थ पहला पद। और उत्तर पद का अर्थ क्या होगा, तो बोलेंगे उत्तर पद का जो अर्थ होगा, है ना भाई, उत्तर पद का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, तो उत्तर पद का अर्थ हो जाएगा बाद में आने वाला पद। क्या लिखोगे, बाद वाला पद। उत्तर पद का अर्थ होगा बाद वाला पद। समझ पाओगे ना आप। पूर्व पद का मतलब होता पहले वाला पद और उत्तर पद का मतलब होता बाद वाला पद। तो यहाँ पे आप जान पाओगे सर पूर्व पद की बात करूंगा तो रोग है, उत्तर पद की बात करूंगा तो मुक्त है। पूर्व पद की बात करूंगा यथा है, उत्तर पद की बात करूंगा शक्ति है। ठीक है ना मेरे भाई, देखो एक बार ध्यान से बताओ अब, क्लियर है। एक चीज तो याद रखना, इसी को समस्त पद में जिसमें पूर्व पद और अंतिम पद दोनों सम्मिलित हों, जिस समास के पद में पूर्व पद और अंतिम पद दोनों सम्मिलित होंगे उसे हम समस्त पद बोलेंगे। ठीक है। और एक चीज और याद रखना, समास विग्रह। क्या याद रखोगे, समास विग्रह, है ना। समस्त पद कितने पद से मिलकर बना, बोलोगे दो पद से। इसी को सामासिक पद या सामासिक शब्द भी कहते हैं। समझ रहे हो ना, इसी को सामासिक पद या सामासिक शब्द भी कहते हैं, है ना भाई। और इसमें कितने पद मिलके बने होते हैं, बोलोगे समस्त पद में दो पद मिलके बने होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद। कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग छोटी सी बनाएंगे भैया, क्या, समास विग्रह। आप जानते हो समास विग्रह किसे कहते हैं। अभी देखो अगर हम बोलें कि समास में, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना या संक्षेप में लिखना। अगर मैं समास विग्रह की बात आपसे करूंगा तो याद रखिए समास विग्रह में जो संक्षिप्त रूप है उसको बड़ा कर देना। बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे के। अगर समास की बात करूंगा संक्षेप, और विग्रह की बात करूंगा तो उसे पहले जैसे पदों में बदल देना। अर्थात सामासिक जो पद है, जो सामासिक पद है या जो समस्त पद है, उसको विस्तृत रूप में लिख देना है। उसका बड़ा रूप क्या कहलाता है, वो लोग भी समास विग्रह कहलाता है। एक छोटी सी आप हेडिंग बनाएंगे समास विग्रह की। देखो अब एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे समास विग्रह। इसमें एक छोटी बात लिखेंगे, छोटी सी बिल्कुल परिभाषा, और मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखेंगे, समस्त पद को खोलकर, है ना, समस्त पद को खोलकर लिखना। ऐसा मैं लिख देता हूं, समस्त पद को, समस्त पद को खोल कर लिखना। समस्त पद को खोल कर लिखना क्या कहलाता है, बोलोगे सर समस्त पद को खोल कर लिखना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद को खोलकर लिखना क्या कहलाएगा, बोलोगे सर समस्त पद को खोलकर लिखना समास विग्रह कहलाता है ना। लिखना
अर्थात उनके अर्थों को क्या कर देना भैया, उनके पदों के अर्थों को अस्पष्ट कर देना समास विग्रह कहलाता है। जैसा आप जानते हैं जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो उनके शब्दों को अलग अलग करेंगे, अगर उनके शब्दों को अलग करके उनके अर्थों को स्पष्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। बिल्कुल इस बात को अगर परिभाषा के तौर पर लिखने चाहते हैं, किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से लिखना, क्या लिखोगे, किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार रूप से लिख देना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। इसकी परिभाषा आप नोट कर लेंगे। यहाँ इसकी परिभाषा लिखेंगे भाई, किसी संक्षिप्त पद को लिखेंगे, किसी संक्षिप्त पद को उसके संक्षिप्त पद को उसके पूर्ण उसके या पद को उस सॉरी ऐसे लिखो डायरेक्टली, किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से पूर्ण रहेगा साथी, पूर्ण विस्तार से लिख देना या लिखना, पूर्ण विस्तार से लिखना क्या कहलाता है, बोलोगे सर क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। जैसे मैं एक लिखता हूं ना, देखो चंद्रमुख बहुत ही चर्चित है, कौन सा, चंद्रमुख। अब ये देखो क्या एक संक्षिप्त रूप है, चंद्रमुख अपने आप में संक्षिप्त रूप है। अगर इसको डिटेल किया जाए तो बोलोगे चंद्रमा के समान मुख, चंद्र के समान मुख या चंद्रमा के समान मुख, सॉरी चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे भैया, इसी को कहते हैं विग्रह, इसे कहते हैं समस्त पद। तो ये जो चीज आपको दिख रही है इसी को बोलेंगे समास विग्रह। इस चीज को हम बोलते हैं क्या, इसी चीज को बोलते हैं हम समास विग्रह। बिल्कुल ध्यान से आप इन सभी चीजों को नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा के समान मुख क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा, और चंद्रमुख क्या, एक समस्त पद। इसकी बात करेंगे तो मेरे भाई ये समस्त पद है, देखो ये समस्त पद है, तो इसका संक्षिप्त रूप है, और संक्षिप्त रूप को पूर्ण विस्तार कर देंगे तो वो समास विग्रह में बदल जाएगा। देखो एक बार ध्यान से, है ना। एक और उदाहरण लिखते हैं, देशवासी। एक उदाहरण लिखो, देशवासी। क्या लिख सकते हैं, देशवासी। अब इसको आप बताओ क्या होगा, अगर देशवासी को हम डिटेल करेंगे तो क्या बनेगा, तो बोलेंगे सर जब देशवासी को बड़ा किया जाएगा तो हो जाएगा देश का वासी। क्या हो जाएगा, देश का वासी। देख रहे हो ना भाई, ये हो जाएगा देश का वासी, देश का वासी। ये सब क्या है, समास विग्रह के पद हैं, और ये समस्त पद है, ये संक्षिप्त पद है, ये विस्तृत पद है। ठीक है, अब आप लिखेंगे समास के भेद। आप जानते हैं समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में समास के भेदों की संख्या 6 होती है। आप लिखेंगे साथ ही समास के भेद, लिखेंगे समास के भेद। समास के भेद, और आप बोलेंगे भाई इस हिंदी में समास के कुल 6 भेद होते हैं। क्या लिखेंगे, हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। यहां लिख सकते हैं समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं भाई, समास के 6 भेद हैं। और पहला भेद क्या नाम, सबसे पहला भेद हम लिखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है। उसके बाद अब लिखेंगे दूसरा समास, द्विगु समास। आप लिखेंगे दूसरा द्विगु समास हो जाएगा। तीसरा लिखेंगे द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या लिखेंगे साथी, द्वंद्व समास लिख लेंगे, द्वंद्व समास हो जाएगा। चौथा समास लिखेंगे अब मेरे भाई, कौन सा, अव्ययी भाव हो गया, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया। एक लिखेंगे द्विगु हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, एक तत्पुरुष लिखेंगे, एक तत्पुरुष हो जाएगा।
ठीक है। पांचवा लिखेंगे कर्मधारय, एक लिखेंगे कर्मधारय, है ना, कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास हो जाएगा। और एक और छठवां समास लिखेंगे, और छठवें समास का नाम क्या होगा, बोलेंगे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बहुव्रीहि, छठवां हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इन 6 समासों को बिल्कुल आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। ये बहुव्रीहि समास, इस समास से मिला के पूरे 6 समास आपके सामने होंगे। और सबसे पहला मैं समास पढ़ाऊंगा आपको द्विगु समास, क्योंकि ऐसे समास पढ़ेंगे जैसे संख्यावाची द्विगु। तो संख्या का जिसमें वाचन किया जाता है, जिस समास में संख्या का बोध होता है, वहां पे संख्यावाची समास होता है। पहले हम पढ़ेंगे किस समास को, द्विगु समास को। बिल्कुल आप इन सभी चीजों को नोट करेंगे। ठीक है भाई, इसको पहले नोट करेंगे आप। वीडियो में बने रहेंगे साथी। बने रहेंगे वीडियो में, थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। ठीक है मेरे भाई, बने रहेंगे। बस ये क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे हम द्विगु समास को पढ़ लेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत हो रही है। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद सभी को।